बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। इस आयत करीमा का मफ़हूम ये है कि जब इंसान पर कोई मुश्किल वक़्त आता है और जब वो मायूस हो जाता है तो उसको ये याद रखना चाहिए कि इसके बाद अच्छा वक़्त भी आएगा। हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर तकलीफ़ के बाद आराम होता है। तो ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त में, अंधेरे में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि रोशनी की उम्मीद रखनी चाहिए। आइए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टैसिस में एक्सक्रीशन इन मैन की बात करेंगे। आइए हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो किसी भी, जैसे हमने पहले बात की थी कि जो वेस्ट होते हैं वो किस तरह से जनरेट होते हैं। वेस्ट की जो बेसिक कंसेप्ट है, जो उनको जनरेट क्यों होते हैं, उसके पीछे मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि यूज़फुल होती, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ लेस यूज़फुल और अनवांटेड, यूजलेस, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनती हैं, बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं। उनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली क्या है कि ये ऐसा वेस्ट है दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवेज। such waste that is produced during metabolic pathways is called metabolic waste। और दूसरी बात ये है कि they cause hazards, और वो नुकसानात पहुंचाते हैं, मुज़र असरात रखते हैं। ये भी ज़रूरी है वो टॉक्सिक, उनकी टॉक्सिसिटी होना, उनकी हैजर्ड्स होना, नुकसानात होना ज़रूरी है। तो तब आप उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट की इंसान में कौन कौन सी टाइप्स हैं, किस किस टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। जैसे 3 हमने मेजर तो पढ़े थे। तो जैसे इसमें हमने जनरली हमने पढ़ा था कि जब एनिमल्स एक्सक्रीशन एनिमल्स बढ़ते थे, इसमें हमने अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को डिस्कस किया था। उसमें से यूरिया जो है वो एक मेटाबॉलिक वेस्ट है ह्यूमन के एंगल से। यूरिया जो है इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। अगर आप यूरिया को देखें तो यूरिया का फार्मूला NH3 होता है, और अमाइनो एसिड जो है इनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो NH2 होता है, अमाइन ग्रुप या अमाइनो ग्रुप। अब यहाँ से जब भी किसी भी अमाइनो एसिड का प्रोटीन टूटती हैं तो उससे अमाइनो एसिड बनते हैं, और अमाइनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे यूरिया प्रोड्यूस होता है। इसी तरह मसल्स के अंदर ये कंपाउंड है, जैसे क्रिएटिन कहा जाता है, मसल क्रिएटिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रिएटिनिन। इसी तरह जो न्यूक्लिक एसिड है, DNA हो या RNA हो, जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके नतीजे में यूरिक एसिड बनता है। इसी तरह हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है, और ये ऑक्सीजन को बाइंड करने में रोल प्ले करती है, पकड़ने में। आपको पता होगा कि रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन ये होता है कि वो ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक लेके जाते हैं, लेकिन उसको लेके जाने में हेल्प हीमोग्लोबिन कर रहा होता है। हीमोग्लोबिन एक बेसिकली प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेती, लेकिन जब एक रेड ब्लड सेल की एज पूरी हो जाती है, 4 मंथ से टाइम आगे गुजर जाता है, तब क्या होता है कि उसको रिसाइकल करना जरूरी होता है। तो फिर इस हीमोग्लोबिन को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, और जैसे ही हीमोग्लोबिन को ब्रेक किया जाता है तो इससे बिलिरुबिन बनती है, यानी कि कैटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन। मेटाबॉलिज्म का वो हिस्सा, कैटाबॉलिज्म बेसिकली मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है जिसमें
ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें किसी कंपाउंड को तोड़ा जाता है, और जब जोड़ा जाता है तो वो एनाबॉलिज्म होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है जब कैटाबॉलिज्म होता है हीमोग्लोबिन का तो इससे बिलिरुबिन बनता है। और इसी तरह मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ वेरियस हार्मोन्स, ठीक है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ वेरियस हार्मोन्स वो भी इसमें जो वेस्ट है मेटाबॉलिक वेस्ट उसमें आते हैं। और कुछ टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, these toxins might be ingested or produced in body, sometimes there are ingested toxins, कुछ ingested toxins भी होते हैं जो हम डाइट में लेते हैं, अनकॉन्शियसली ले लेते हैं। जैसे कि करंटली आजकल के दौर में हमारी डाइट में पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, इसका लेवल क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्प्रेइंग की जा रही हैं उसकी वजह से। इसके अलावा फूड एडिटिव्स फूड इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, तो वो इंजेस्टेड टॉक्सिन्स हैं। इसके अलावा कुछ बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ रिएक्शंस के दौरान भी कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये सारे जो हैं बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो अब हम आते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरफ। बॉडी में दो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं ह्यूमंस की बॉडी में, एक लिवर और दूसरे किडनीज। अब लिवर जो है ये बेसिकली सेंट्रल स्टेशन है, सेंट्रल क्लीनिंग हाउस है। बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको बॉडी से निकालने में और बॉडी को क्लीन करने में जो सेंट्रल रोल है वो लिवर का है। और किडनीज क्या करते हैं कि वो जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ये सारे जो है इनको वाटर में डिसॉल्व करके यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक और बात भी डिस्कस करेंगे। अगर हम जनरली देखें, अभी इमेजिन करें कि हमारी स्किन जो है यहाँ से भी तो पसीना निकलता है, तो हम इसे क्यों एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं समझते? ये भी क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार ये क्वेश्चन इसी तरह आया है कि व्हाई स्किन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसकी बड़ी सिंपल सी रीजन ये है कि यहाँ से पहले तो ये हमें इस पे बात करते हैं कि ये हमें शक क्यों पड़ता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या नहीं है। इसलिए पड़ता है क्योंकि दो चीजें एक्सक्रीट कर रहा है, एक स्वेट और एक सीबम। स्वेट तो पसीने को कहते हैं, वो तो स्वेट ग्लैंड्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन असल में स्वेट जो है उसके प्रोड्यूस करने का मकसद वाटर को एक्सक्रीट करना नहीं है, ना ही साल्ट को एक्सक्रीट करना। उसका मकसद है थर्मोरेगुलेशन। वो सिर्फ उसी वक्त प्रोड्यूस होता है जब इर्द गिर्द का टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन जब टेम्परेचर लो होता है तब कभी स्वेटिंग नहीं होगी नॉर्मली। सो इसका फंक्शन थर्मोरेगुलेशन है, नॉट द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। तो इसलिए ये फंक्शन जो है इसका, ये तो कभी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन को डिफाइन ही नहीं करेगा। और दूसरी बात, ये सीबम भी रिलीज करता है, तो सीबम को देख ले। सीबम बेसिकली एक ऑयली लेयर होती है जो कि स्किन में मौजूद कुछ स्पेशियस ग्लैंड्स हैं, स्पेशियस ग्लैंड वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसके प्रोड्यूस करने का मकसद भी एक्सक्रीटरी नहीं है, बल्कि इसको भी प्रोड्यूस करने का जो इसका बेसिक फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन। इसका फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन है, वो हिफाजत, दैट प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स, ताकि जरासीम से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया वगैरह से इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इस वजह से ये दो फंक्शन जो है स्किन के प्रोड्यूसिंग स्वेट एंड सीबम, सो ये दोनों फंक्शन जो हैं ये एक्सक्रीटरी रोल नहीं रखते, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, स्किन इज नॉट अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ही नहीं। और फिर अगली बात, अब हम लिवर की तरफ आते हैं। अब हम कहते हैं लिवर जो है वो सेंट्रल क्लीनिंग हाउस है। और लिवर का एक सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक रोल पहले क्या है कि ये बहुत सारे कंपाउंड्स की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, प्लेज रोल इन सिंथेसिस। और उसमें से ही अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इनकी सिंथेसिस में रोल, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स तीनों की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी यूरिया साइकिल की, कि जब अमोनिया की टॉक्सिसिटी कंट्रोलेबल नहीं रहती, बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, तब बॉडी उसको कन्वर्ट कर लेती है इनटू यूरिया। ये ऑर्गेनिजम्स जो कि टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में हैं, तो वो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू यूरिया थ्रू यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल जो है वो लिवर में ही
पाया जाता है, यहीं पे होता है, उसके सारे रिएक्शंस यहीं पे होते हैं। और सेंसेस की बात को आगे बढ़ाते हैं। सेंसेस में दूसरी अहम बात ये है कि कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी लिवर में बनती हैं। कौन कौन से? उसमें एक तो प्रोथ्रोम्बन बनती है। प्रोथ्रोम्बन जो है ये बाद में थ्रोम्बन बनाती है, थ्रोम्बस बनता है, जिससे क्या होता है कि वो ब्लड की जब ब्लड ब्लीडिंग हो रही होती है तो ये ब्लड क्लॉटिंग को स्टिमुलेट करती है, स्टार्ट करती है प्रोथ्रोम्बन। इसके साथ साथ फिब्रिनोजन भी जो है वो लिवर बनाती है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट रोल है लिवर के, कि लिवर से प्रोथ्रोम्बन बनेगी और वो ब्लड क्लॉटिंग को स्टिमुलेट करेगी, यानी कि स्टार्ट करवाएगी। और फिब्रिनोजन जो है इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती। फिब्रिनोजन बेसिकली ये वीक प्रोटीन है और जैसे ही ब्लीडिंग होती है तब ये फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन जाती है। फिब्रिन फाइबर्स की फॉर्म में एक नेट बना देती है, मैश, जिसमें ब्लड सेल जो है वो स्ट्रक हो जाते हैं, वो एक सील टाइप डेवलप हो जाता है एरिया, जिससे ब्लड सेल जो है वो आउटफ्लो उनका रुक जाता है। सो दैट इज ड्यू टू फिब्रिनोजन, वो फिब्रिनोजन की वजह से होती। तीसरी प्रोटीन जो बनाई जाती है वो एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन जो है ये सॉल्युबल प्रोटीन, जो कि ब्लड प्लाज्मा में टोटली सॉल्युबल होती है। और इसका बेसिक रोल ये है कि ये ब्लड की ऑस्मोटिक कंडीशंस को मेंटेन करने में रोल प्ले करती है, क्योंकि सॉल्युबल है। जैसे जैसे ये उसमें डिसॉल्व होती जाएगी तो वो सॉल्यूशंस हाइपरटोनिक बनते जाएंगे, उसकी ऑस्मोटिक कंडीशंस बदलती जाएंगी। और जब बॉडी सॉल्यूशंस को हाइपोटोनिक करना चाहती है तो वो एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन को कम कर देगी। जब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी प्लाज्मा में तो वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। सो एल्ब्यूमिन soluble protein produced by liver and used to maintain osmotic balance in blood. ओके इसके अलावा क्या है कि लिवर बाइल भी सिंथेसाइज करता है। बाइल क्या है? डाइजेशन में अगर हम फूड की डाइजेशन की बात करें तो उसमें बेसिक कंपोनेंट जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स। उसमें से लिपिड्स जो हैं, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने का जो काम स्टार्ट होता है, वो शुरू होता है, वो बाइल से होता है। लिवर बाइल बना के इंजेक्ट कर देता है, उसको इंसर्ट कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके। और जब जैसे ही ये उसको बाइल जो है फूड को टच करता है तो उस वक्त क्या होता है, ये लिपिड्स को इमल्सिफाई कर देता है। इट्स फंक्शन इज इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। अब इसको समझ लीजिए कि इमल्सिफिकेशन क्या है। लिपिड्स बेसिकली इसने डाइजेस्ट नहीं करने, लेकिन लिपिड्स की जो डाइजेशन है वो लाइपेज का जिम्मा है। लाइपेज उसको डाइजेस्ट करेगा। लेकिन सवाल ये है कि लाइपेज क्या उसको डायरेक्टली डाइजेस्ट कर सकता है? तो जवाब है नहीं, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, डायरेक्टली नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? तब तक नहीं कर सकता जब तक वो छोटे छोटे पीसेस, जिसको हम फैट ग्लोब्यूल्स कहते हैं, उसमें टूट नहीं जाता। सो और फैट ग्लोब्यूल्स में उसको कौन तोड़े? उसको तोड़ेंगे बाइल्स। बाइल्स में कुछ साल्ट्स होते हैं, वो साल्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि दे कन्वर्ट लिपिड्स इनटू फैट ग्लोब्यूल्स। वो लिपिड्स को फैट ग्लोब्यूल्स में बदलते हैं, जिसको आप कहते हैं इमल्सिफिकेशन, चेंजिंग लिपिड्स इनटू फैट ग्लोब्यूल्स। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं। ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास फैट है और फैट को चेंज करना, चेंजिंग फैट इनटू लिपिड, सॉरी लिपिड बल्कि कह रहे हैं, फैट कह रहे हैं वैसे। लिपिड्स हैं हमारे पास और उनको चेंज करना इनटू फैट ग्लोब्यूल्स। सो फैट ग्लोब्यूल्स बेसिकली लिपिड्स ही हैं, लेकिन वो उनका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लाइपेज जो है इजीली एक्ट कर देता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सो बाइल का फंक्शन है
emulsification of lipids. And what is emulsification? This is changing lipids into fat globules, increasing the surface area, so there is easy digestion of lipids. फिर सेंसेस की ही बात चल रही है, तो चौथी चीज जो सेंसाइज करते हैं, लिवर में सेंसेस होती है, वो लिपिड के कुछ लिपिड्स और इसके डेरिवेटिव्स हैं। लिपिड्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और इसमें लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल ये बेसिकली एनर्जी रिजर्व्स हैं, एनर्जी स्टोरेज का एक मेथड है। इसमें एनर्जी को स्टोर किया जाता है इस फॉर्म में। बेसिकली जब ये तीनों चीजें बन रही होती हैं, इनका फंक्शन ये तीन इस तरह से रोल प्ले करते हैं। एक तो ये ब्लड की केमिस्ट्री को रेगुलेट करने में रोल प्ले करते हैं, मतलब जैसे जैसे इनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी ब्लड की केमिस्ट्री भी बदलेगी, इसकी पीएच चेंज होगी, इसका ऑस्मोटिक बैलेंस चेंज होगा, यानी कि इसकी केमिस्ट्री तब्दील होती जाएगी इनकी कंसंट्रेशन के साथ साथ। और दूसरी बात, दे हेल्प इन स्टोर एनर्जी, ये बेसिकली खुद ही एनर्जी को स्टोर करते हैं। लिपिड्स एनर्जी स्टोरेज का मेजर मेथड है। सो जैसे ही बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी वो इस लिपिड्स को तोड़ेंगे, जिसे लिपोलाइसिस कहते हैं। लिपोलाइसिस में लिपिड्स को तोड़ा जाएगा और उससे एनर्जी और वाटर डिराइव किया जाएगा। और तीसरी बात कि ये हेल्प करते हैं टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन्स, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन्स का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो लिपिड्स है। सो लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन्स को मेंटेन, क्योंकि वो बार बार नए सेल्स बन रहे होते हैं और डिग्रेड हो रहे होते हैं ओल्ड सेल्स। सो उनमें सेल्स मेम्ब्रेन को मेंटेन करने का जो काम है वो लिपोप्रोटीन्स, लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल ये उसमें रोल प्ले करते हैं। आइए इससे आगे चलते हैं। फिर लिवर जो है वो स्टोरेज में भी रोल प्ले करता है। स्टोरेज में पहली बात ये है कि ये आयरन को स्टोर करने में रोल प्ले करता है। और आयरन को स्टोर करने का क्या फायदा है? आयरन जो है दिस इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। याद रखिए कि जो हमने अभी बात की थी कि रेड ब्लड सेल्स की एज होती है 120 डेज, यानी कि 4 मंथ्स। और आफ्टर 120 डेज क्या होता है? दीज आर रिसाइकल्ड, इनको रिसाइकल किया जाता है। और रिसाइकल कहाँ पे होते हैं? लिवर में जाके रिसाइकल होते हैं। लिवर में रिसाइकल क्यों होते हैं ये भी याद रखिए, क्योंकि वहां पे आयरन होता है, हीमोग्लोबिन को रीजनरेट करना होता है, तो उसके लिए आयरन की जरूरत होती है। सो आयरन को यूज करते हुए नई हीमोग्लोबिन बनाई जाती है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। और वो क्या करती है? दैट हेल्प्स इन ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू। जिस वो हीमोग्लोबिन नहीं बन गई, वो टिश्यूज की ऑक्सीजनेशन में, यानी कि उसको टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में रोल प्ले करेगी। और दूसरी बात, वो ग्लाइकोजन भी स्टोर करता है। लिवर ग्लाइकोजन भी स्टोर करता है। ग्लाइकोजन बेसिकली क्या है? ये एनर्जी रिजर्व है, याद रखें। प्लांट्स अपने एनर्जी को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे आप गंदम को देख लें, उसके दाने में जो हम आटा खाते हैं वो बेसिकली स्टार्च है। हम पोटैटो की बात कर लें, स्टार्च है। सो प्लांट्स अपने एनर्जी को रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और दूसरी बात, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, याद रखें। इसलिए ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने ये दूसरे चैप्टर में बात पढ़ी थी कि ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, क्योंकि स्टार्च जो काम प्लांट्स में करता है वही काम ग्लाइकोजन एनिमल्स में करता है। वो काम क्या है? एनर्जी रिजर्व, एनर्जी को स्टोर करना। आगे चलते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स भी लिवर करता है, वो कौन सी हैं? इसमें हमें ग्लाइकोजन की बात भी क्लियर होगी कि जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, वेल फेड कंडीशंस होती है, ड्यूरिंग फीडिंग कंडीशंस देयर इज हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तब क्या होता है? बॉडी कन्वर्ट्स इट इनटू ग्लाइकोजन, वो इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेती, ठीक है। और दूसरी बात, कभी एक तो ग्लाइकोजन यूं बनती है, दूसरी बात ये लैक्टिक एसिड से भी बनती है। अब लैक्टिक एसिड क्या है? ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब कोई इंसान जो है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करता है, उसके मसल्स उसकी कैपेसिटी से ज्यादा काम करते हैं, तो वो क्या होता है? वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और वो उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही होती है।
सो लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, जब एक्टिविटी रुक जाती है तो बॉडी ने उसको लैक्टिक एसिड को वहां से खत्म करना है, वो क्या करती है, दैट कन्वर्ट्स दैट लैक्टिक एसिड इनटू ग्लाइकोजन, वो इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेती है। तो ये तो हुई बेसिक कन्वर्जेंस, दोनों तरफ से ग्लाइकोजन बन गया। सो ग्लाइकोजन की फॉर्म में अब एनर्जी स्टोर हो चुकी है। लेकिन अब जब इस ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करने की बात आती है, व्हेन देयर इज नीड ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी की जरूरत होती है, तब इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है, इसको ब्रेक किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। असल में ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ के ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनाया जाता है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये प्रोसेस जिसमें ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, असल में ये क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ना, उसको ब्रेक किया जाता है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज बन जाता है। ओके, देन नंबर 4, लिवर आल्सो प्लेज रोल इन रिसाइकलिंग। ये रिसाइकलिंग में भी रोल प्ले करता है। और रिसाइकलिंग किसकी करता है, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की प्रॉपर एज जो है वो 120 डेज है। आफ्टर 120 डेज देयर कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन, जो कि इनका बेसिक फंक्शन है कि ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना, वो बहुत कम हो जाती, वो सलाहियत बहुत कम हो जाती। उसको बढ़ाने के लिए फिर ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को रिसाइकल किया जाता है, उनमें हीमोग्लोबिन के कंटेंट्स को बढ़ाया जाता है। ठीक है, वो प्रोसेस जो है वो भी लिवर में हो रहा होता है। और लास्ट वन, देयर इज रोल ऑफ लिवर इज डिटॉक्सिफिकेशन। लिवर आल्सो प्लेज रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन, कि जो भी बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे उनको डिटॉक्सिफाई करने में रोल प्ले करेंगे। टॉक्सिन्स का जो इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, हमेशा बॉडी की किसी ना किसी मैकेनिज्म को इंटरफियर करते हैं, किसी न किसी रिएक्शन को रोकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का नुकसान होता है। सो अब उस नुकसान को कम करना या खत्म कर देना डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, यानी कि टॉक्सिन के इफेक्ट को खत्म करना ही डिटॉक्सिफिकेशन है। अब डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो एक लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और टॉक्सिन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा था कि वो इंजेस्टेड टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं और प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडी मैकेनिज्म भी हो सकते हैं। सो उसमें कॉमन टॉक्सिन जो हैं वो फूड एडिटिव्स हैं, जो कि बॉडी इसमें फूड इंडस्ट्री ऐड कर रही है, जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, अरोमा एजेंट्स हैं, और वो सारे फूड एडिटिव्स हैं। उसमें से कुछ टॉक्सिक भी होते हैं, वो सस्ते के चक्कर में, अपने प्रॉफिट के चक्कर में वो टॉक्सिक फूड एडिटिव्स भी ऐड कर रहे हैं। एक तो परमिटिव है जिसकी गवर्नमेंट इजाजत देती है आफ्टर टेस्टिंग, लेकिन कुछ जो है वो बिफोर टेस्टिंग और विदाउट टेस्टिंग इलीगली वो यूज कर रहे होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स होते हैं। पेस्टिसाइड्स दरअसल ऐसे केमिकल्स हैं जो हम जो अपनी क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम स्प्रे आमतौर पर कहते हैं, स्प्रे करते हैं कीड़े मकोड़े मारने के लिए, जड़ी बूटियां मारने के लिए, वो दरअसल पेस्टिसाइड्स। सो पेस्टिसाइड्स जब स्प्रे होती हैं तो वो बाद में वो वेजिटेबल्स, वो फ्रूट्स जब हमारे पास पहुंचते हैं तो उस पर पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूज होते हैं, हम उसको धो लेते हैं, और अच्छी तरह धोना चाहिए। जब भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बाजार से खरीदें तो उसको काफ़ी देर के लिए भिगो के रखें, काफ़ी देर के लिए भिगो के रखें, फिर उसको यूज़ करें। खासकर उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं जिसको आप बगैर छीलने के खाते हैं, जैसे आप आड़ू इस्तेमाल करते हैं, आलू बुखारा इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह कुछ वेजिटेबल्स हैं, उसमें भिंडी तोरी है। सो उनको काफ़ी देर के लिए भिगो के रखें, फिर उनको इस्तेमाल करें ताकि पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट कम से कम हो। और इसी तरह ड्रग्स हैं, मेडिसिन वगैरह भी हो सकती हैं, या दूसरी नारकोटिक्स भी, मनशियात भी हैं, तो ये सारे जो हैं वो बेसिकली टॉक्सिन्स हैं। सो इनको डिटॉक्सिफाई करना भी लिवर का काम है। लिवर इनको डिटॉक्सिफाई करता है, इनके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम से कम करता है, मिनिमाइज करता है। अब ये सारे रोल्स आपके सामने हैं। इस वजह से देखें कि कितने वाइटल किस्म के रोल्स हैं जो कि लिवर प्ले कर रहा है। सो लिवर जो है ये सेंट्रल क्लीनिंग हाउस ऑफ बॉडी, कि बॉडी की क्लीनिंग की अगर बात की जाए, क्लीनिंग की बात की जाए, तो उसमें सेंट्रल रोल जो है वो लिवर का है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।